कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम आयरिस है, जो अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रही थी। उसके पास उसका पति गहरी नींद में सोया हुआ था। कुछ देर बाद वो उठ जाती है और ड्रॉअर से एक चाकू निकालती है। इसके बाद अपना फोन वहीं घर पर छोड़कर बाहर निकल जाती है। वो अपनी गाड़ी लेकर एक जंगल में दूर निकल जाती है। एक जगह गाड़ी रोककर वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगती है। कुछ देर बाद जब वो चोटी पर पहुंचती है तो वो अपने बेटे मटेओ की एक खिलौना, जो कि एक नाव थी, एक जगह पर उसकी याद में रख देती है और बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने बेटे की फोटो देखती रहती है। फिर वो एक पेड़ पर एक अधूरा नाम लिखने लगती है, एम से शुरू होता, ताकि वो ये कह सके कि वो वहां आई थी। तभी उसे कुछ आवाज आई। जब उसने देखा तो उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ हवा की और कुछ कीड़ों की आवाज आ रही थी बस। और वो ऊंचाई पर खड़ी हुई थी जिससे सिर्फ गहराई दिखाई दे रही थी। वो गुस्से में एक मुक्का बना लेती है। ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच रही है। उसी वक्त रिचर्ड नाम का एक आदमी वहां आता है। उसने आयरिस से उस पेड़ के बारे में पूछा और कहा वो वहां क्या कर रही है, मगर आयरिस ने कुछ नहीं बताया। किनारे पर खड़ी आयरिस फिर से नीचे देखती है। रिचर्ड ने मजाक में उससे कहा, अगर कूदना ही है तो कम से कम वो अपना नाम तो बता के जाए, मगर आयरिस खामोश खड़ी रही। कुछ देर बाद रिचर्ड अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम क्लोए था। उसके साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था और उसने कहा कि एक्सीडेंट से पहले उसने क्लोए से लड़ाई की थी और उसने कुछ बहुत ही बुरी बातें कही थी उससे, और उन बातों का बोझ वो अभी तक उठा रहा है। उसे अफसोस है कि वो क्लोए से अच्छे से बात नहीं कर पाया। आयरिस ने जब ये सुना तो उसने उसे सॉरी कहा। उसने कहा कि वो 2 महीने हॉस्पिटल में था और वो उसकी जिंदगी के सबसे बुरे 2 महीने थे। जिसके बाद आयरिस ने अपने बेटे मटेओ की मौत के बारे में उसे बताया। उसने कहा कि उसका पति एक पेड़ पर उनके बेटे का नाम का निशान बना रहा था, जबकि मटेओ मार्शमेलोस पकाने के लिए कुछ लकड़ियां ढूंढने गया था। मटेओ ने उसे कहा था कि वो 1 मिनट से भी जल्दी वहां वापस आ जाएगा, मगर आयरिस को यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी आ सकता है। उसी वक्त वो खुद कुछ फूल लेने के लिए दूसरी तरफ चली गई। जब उसका बेटा खाई से गिरने लगा और उसने उनको आवाज दी तो किसी ने नहीं सुनी। आयरिस ने कहा कि दुनिया जो चाहे वो ले सकती है, और उसने ये भी कहा कि काश उसके बेटे की जगह वो चली गई होती। और उसने ये भी बताया कि वो उस दिन से लेकर अब तक रोई नहीं है, और ये सोचते हुए वो अंदर से टूट जाती है। रिचर्ड ने उसे तसल्ली दी और कहा कि जब इंसान टूट जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है। जाते हुए आयरिस ने आखिरकार रिचर्ड को अपना नाम बताया। रिचर्ड को उसे कहा कि आगे क्या करना है ये अब उसका अपना फैसला है। जाते हुए रिचर्ड ने यह भी कहा कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है। वो दोनों साथ चलते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे और अपनी गाड़ियों की तरफ जाने लगे। जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तो आयरिस ने उसे गुड बाय कहकर वहां से जाने लगी, मगर रिचर्ड ने उससे पूछा कि वो वापस तो नहीं आएगी ना वहां पर। मगर आयरिस ने कहा कि नहीं, आज नहीं। रिचर्ड मुस्कुराया और कहा कि उसने कहा कि वो इससे काम चला लेगा, और अपनी गाड़ी में बैठ गया। मगर जब आयरिस गाड़ी में बैठने लगी, रिचर्ड ने अपनी गाड़ी इतनी पास में खड़ी की थी कि वो अंदर नहीं जा सकती थी। ये देखकर रिचर्ड अपनी गाड़ी से बाहर आया और उसके हाथ में एक अजीब सा छाता दिखाई दे रहा था। वो धीरे से आयरिस की तरफ आया तो आयरिस ने पूछा कि क्या वो छाता बारिश के लिए लाया है। रिचर्ड ने कहा कि इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर अचानक से उसने छाते का निचला हिस्सा आयरिस की पेट में घुसा दिया। उसको एक झटका लगा और वो अचानक से बेहोश हो गई। जिसके बाद रिचर्ड ने उसे बांधा और उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट में डालकर वहां से जाने लगा। जब आयरिस होश में आई तो वो इतनी घबरा गई कि उसे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। उसने अपने स्मार्ट वॉच से अपने पति को कॉल करने की कोशिश की, मगर रिचर्ड ने उसे शीशे में देख लिया और कहा कि वहां पर सिग्नल नहीं आते। फिर आयरिस ने कहा कि उसका पति उसे ढूंढने जरूर आएगा। रिचर्ड ने खौफनाक आवाज में कहा कि यही बात उसे बहुत सारी औरतों ने पहले भी कही थी जब उसने उन्हें कैद में किया था। वो ये भी कहते थे कि उनके बच्चे हैं और वो माँ है, मगर इन बातों से रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसने आयरिस के पास एक वाली बोट रख दी। आयरिस ने धीरे धीरे से चाकू निकाला और अपने हाथों को खोलने की कोशिश की। रिचर्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसने क्लोए के बारे में बात करना शुरू किया, मगर रिचर्ड ने उसे अपने बेटे का नाम बताने को कहा। आयरिस ने उसे बताया कि उसके बेटे का नाम मटेओ है, और फिर उसने पूछा कि क्या क्लोए खूबसूरत थी, और रिचर्ड ने कहा हाँ, वो बहुत खूबसूरत थी, और ये भी कहा कि आयरिस उसे उसकी याद दिलाती है। इसके बाद आयरिस ने पूछा कि रिचर्ड उसके साथ क्या करने वाला है। रिचर्ड ने उसे कहा कि जंगल में एक जगह है, उस जगह पर रिचर्ड उसके बाल निकालकर उसके साथ और भी बहुत कुछ करेगा। अचानक से आयरिस ने अपनी रस्सी काट ली और रिचर्ड पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी और एक पेड़ से टकरा गई। आयरिस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर रिचर्ड ने उसके बाल पकड़ लिए और दोनों लड़ना शुरू हो गए। किसी तरह आयरिस भागने में कामयाब हो गई और उसने अपना खिलौना भी साथ ले लिया। उसने खिलौने को जेब में डाला और वहां से भागने लगी, लेकिन रिचर्ड उसके सामने आ गया।
रिचर्ड ने उससे सीधा पूछा कि क्या उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। आयरिस ने घबरा के पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। रिचर्ड ने बताया कि उसने आयरिस को एक ऐसी दवाई इंजेक्शन दी है जिससे वो पैरालाइज हो जाएगी। कुछ देर में उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देगी। जिसके बाद रिचर्ड ने उसको मिनट का हिसाब बताया। 1 मिनट में आयरिस की उंगलियां काम करना बंद हो जाएंगी, उसे चीजें पकड़ने में मुश्किल होगी। 10 मिनट में उसकी टांगें अटक जाएंगी और 15 मिनट बाद उसकी टांगें काम करना बंद करेंगी और 18 मिनट बाद वो सांस नहीं ले पाएगी और 20 मिनट बाद उसकी आवाज़ चली जाएगी और उसका पूरा जिस्म बंद पड़ जाएगा। ये सुनने के बाद आयरिस वहां से भागने लगी और गलती से उसका चाकू जमीन पर गिर जाता है। भागते हुए वो अपनी उंगलियों से टाइम गिनने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि वो बचपन में मटेओ को उंगलियों से गिनना सिखाती थी। वो अपनी यादों में घूमती है। जब उसने रिचर्ड को देखा, रिचर्ड ने उसे बताया कि 1 घंटे बाद वो दोनों साथ बिताएंगे। कुछ देर के बाद भागते हुए जब उसने अपनी उंगलियों से गिनने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। उसने अपनी स्मार्ट वॉच में 20 मिनट का टाइमर सेट किया था ताकि उसे पता चल सके कि दवाई का असर कब शुरू होगा। उसे चलने में मुश्किल हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी बंद होने लगी। उसकी पैरों में जकड़न आ गई थी और वो भागते हुए अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ के अंदर छुप गई। उसी वक्त रिचर्ड पीछे से उसका नाम पुकार रहा था। छुपते हुए आयरिस की पूरी बॉडी पर चींटियां चढ़ने लगीं और उसे काटने लगीं। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके मुंह से चीख निकल गई। आवाज सुनने के बाद रिचर्ड उसके पास आया, मगर आयरिस ने खुद को बचाते हुए पानी में डुबकी लगा दी। कुछ देर के बाद पानी उसे एक घर के गार्डन में ले गई, मगर वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी और वो बोल नहीं सकती थी और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी अपने घर का लॉन साफ कर रहा था। जब उसने जमीन पर एक औरत को देखा, उसने आयरिस से पूछा कि क्या वो बोल सकती है, मगर आयरिस मुंह नहीं खोल सकती थी। जिसके बाद बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली उसको दिखाई और आयरिस की आंखें उस उंगली के साथ साथ घूमने लगी। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो सुन सकती है, तो आयरिस ने एक बार पलक झपकाई। फिर उसने पूछा कि क्या वो हिल सकती है, तो आयरिस ने 2 बार पलक झपकाई, जिसका मतलब था नहीं। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या वो जख्मी है, तो आयरिस ने 2 बार पलक झपकाई, मतलब हाँ, वो जख्मी है। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि वो उसे अंदर ले जाएगा और 911 को कॉल कर देगा। जिसके बाद आयरिस ने एक बार पलक झपकाई। बूढ़ा आदमी आयरिस को एक ट्रॉली में अपने घर के अंदर ले गया। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। आयरिस जोर जोर से अपनी पलक झपक रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी कि ये रिचर्ड है और दरवाज़ा मत खोलना, लेकिन बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो रिचर्ड उसके सामने खड़ा था और उसने कहा कि क्या उसने उसकी बीवी को कहीं देखा है। रिचर्ड ने बूढ़े आदमी को बताया कि उसकी बीवी छोटी और खूबसूरत है और उनका अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी बीवी बहुत जख्मी है। मगर बूढ़े आदमी को उस पर थोड़ा सा शक हुआ और उसने रिचर्ड को बताया कि वो हेल्प के लिए कॉल कर देगा और वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगा। मगर रिचर्ड ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर आ गया और आयरिस को ढूंढने लगा। जब उसने देखा कि वो ट्रॉली में नहीं थी तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे धमकी दी, अगर वो घर से बाहर नहीं निकला तो वो पुलिस को बुला लेगा। मगर रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फ़ोन खो गया है और उसकी बीवी गुम हो गई है। उसी वक्त बूढ़े आदमी ने उससे उसका नाम पूछा तो रिचर्ड ने अपना नाम एंड्रयू बताया और अपनी बीवी का नाम क्लोए बताया और ये भी कहा कि उसकी बीवी की हेल्थ की हालत ठीक नहीं है। और जब वो दोनों गाड़ी में किसी बात पर बहस कर रहे थे तो गाड़ी अचानक क्रैश हो गई और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। उसी वक्त सोफा के पीछे आयरिस ये सब कुछ सुन रही थी। रिचर्ड ने बताया कि उसकी बीवी दर्द में है और जब ऐसा होता है तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। बूढ़े आदमी को ये बात थोड़ी सी समझ आ गई। इसके बाद रिचर्ड ने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसके साथ और कौन रहता है। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसकी बीवी को कुछ साल पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो दोनों उसका ख्याल रखने में इतना बिजी हो गया कि वो खुद को ही भूल गया। जिसके बाद उसकी बीवी की मौत हो गई और वो अब अकेला रहता है। रिचर्ड ने धीमी आवाज में उससे कहा कि दुनिया जो चाहे वो ले सकती है। ये वही बात थी जो आयरिस ने उसे पहाड़ पर कही थी। बूढ़े आदमी ने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो अपनी बीवी से प्यार करता है, तो रिचर्ड ने कहा कि वो बहुत प्यार करता है उससे। उसी वक्त जब बूढ़ा आदमी उसको आयरिस के बारे में बताने वाला होता है, अचानक रिचर्ड की जेब से फोन की आवाज आने लगी। बूढ़ा आदमी चौंक कर चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि रिचर्ड ने उसे बताया था कि उसने अपना फोन खो दिया है, तो उसके पास ये फोन कहाँ से आया। रिचर्ड ने उसे बताया कि शायद वो घबरा गया था और उसे याद नहीं आया कि उसका फोन उसके पास है। इसके बाद रिचर्ड ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वो क्या कहने वाला था कुछ देर पहले, मगर वो जवाब नहीं देता। जिसके बाद रिचर्ड उससे सीधा पूछता है कि आयरिस कहाँ है, तो बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वो पीछे गार्डन के शेड में लेटी है। रिचर्ड को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ और उसने उसका फोन मांगा। बूढ़े आदमी ने मौका देखा और रिचर्ड को धक्का देकर उसे टेबल पर गिरा दिया। जब बूढ़ा आदमी 911 पर बात करने की कोशिश कर रहा था, रिचर्ड ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उससे लड़ने लगा।
वो दोनों लड़ रहे थे। कुछ देर के बाद जब रिचर्ड जमीन पर पड़ा था, उसने धीरे से एक चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया और बूढ़े आदमी का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछा कि उसकी बीवी को कैसा लगेगा अगर वो रिचर्ड को मार दे। जब बूढ़ा आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो रिचर्ड ने उसके पैर में चाकू घुसा दिया और उसे बार बार चाकू से मारता रहा और वो वहीं पर मर गया। जब रिचर्ड को घर पर आयरिस नहीं मिली तो उसने पूरे घर में पेट्रोल डाल दिया और अंदर माचिस की तीली फेंककर आग लगा दी। पूरा घर जलने लगा। आयरिस ने कोशिश करके अंदर से आवाज निकाली रिचर्ड का ध्यान खींचने के लिए। वो आंखों से इशारे करने लगी और जब रिचर्ड ने अंदर देखा तो उसे पता चल गया कि आयरिस घर के अंदर है। वो जल्दी से घर अंदर आया और आयरिस को अपनी गाड़ी में ले गया। गाड़ी चलाते हुए रिचर्ड ने आयरिस को बताया कि उसने कभी किसी आदमी को नहीं मारा और मजाक करते हुए उसने कहा कि हर चीज के लिए एक पहली बार होती है। उसी वक्त रिचर्ड को उसकी पीटी की कॉल आई और उसने रिचर्ड को बताया कि उसके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और कहा कि वो उससे कैबिन में मिलने आ रहे हैं। रिचर्ड थोड़ा सा चौंक गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि फोन माँ को दे दो। रिचर्ड अपनी बीवी लिजी से बात करने लगा और लिजी ने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा अकेले रहने लगी है और बेटी ओलिविया को कहीं बाहर जाना था और उन दोनों के साथ समय बिताना था। रिचर्ड ये सुनने के बाद उनसे मिलने के लिए मान गया। थोड़ी देर बाद रिचर्ड ने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा था। वो जल्दी से एक पेट्रोल पंप पर रुका। उसने आयरिस के सर पर एक कैप लगा दी और टंकी भरने चला गया। जब उसने पैसे देने की कोशिश की तो अंदर की मशीन काम नहीं कर रही थी और वो सिर्फ कैश पैसे ले रहे थे। इसके बाद रिचर्ड पेट्रोल पंप के अंदर चला गया और उसी वक्त आयरिस सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त पीछे एक और गाड़ी आई जिसमें से एक औरत अपने बच्चे के साथ गाड़ी से नीचे उतरी। आयरिस ने किसी तरह अपनी सीट बेल्ट निकाल दी और पीछे से आई औरत का छोटा बेटा अचानक से उसकी गाड़ी के पास आ गया और उसी वक्त आयरिस को मैथियों की बहुत याद आई जब उसने उस छोटे से लड़के को उसके पास देखा। और उस अनजान औरत ने जब आयरिस को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा आयरिस के बारे में। दूसरी तरफ रिचर्ड ने जल्दी से पेट्रोल पंप पर पैसे दिए और गाड़ी में आकर आयरिस की सीट बेल्ट वापस बांध दी और जल्दी से वहां से चला गया। वो दोनों वहां गए जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। रिचर्ड ने वहां पर अपने कपड़े बदले। उसने अपनी छतरी और इंजेक्शन अपनी गाड़ी से उठाई और दूसरी गाड़ी में रख दी। उसने ट्रक से कुछ औजार निकाले और अपनी गाड़ी ठीक करने लगा। उसी वक्त अचानक एक पुलिस की गाड़ी पीछे आकर रुकी। ऑफिसर ने रिचर्ड से पूछा कि क्या हुआ है, तो रिचर्ड ने बताया कि उसकी बीवी एक शराबी है और उसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मगर ऑफिसर ने उसको कहा कि गैस स्टेशन से एक औरत ने उसको कॉल की थी और आयरिस की हालत के बारे में उसने बताया था। उसी वक्त आयरिस बोलने की कोशिश कर रही थी। जब ऑफिसर उसके पास आया और आयरिस मदद मांगने लगी तो ऑफिसर को समझने में थोड़ा सा समय लग गया कि आयरिस क्या कहना चाहती है। मगर रिचर्ड ने उस वक्त का फायदा उठाया और ऑफिसर को वहीं पर मार डाला। उसने पुलिस ऑफिसर की गाड़ी चला दी और वहां से चला गया। चलते हुए आयरिस ने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो लाचार महसूस कर रहा है, तो रिचर्ड ने कहा कि नहीं। फिर दोबारा आयरिस ने उससे पूछा कि क्या वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाया या 2 महीने बेड पर पड़े पड़े उसका दिमाग खराब हो गया है। रिचर्ड ने अचानक गाड़ी रोकी और आयरिस को बताया कि जब उसकी गर्लफ्रेंड आंखों के सामने मर रही थी तो उसे वो देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। आयरिस ने उससे पूछा कि रिचर्ड ने क्लोए को आखिर में क्या कहा था मरने से पहले, तो रिचर्ड ने कहा कि उसने कहा था थैंक यू। आयरिस ने खुद को बचाने के लिए रिचर्ड से कहा कि ये काम जरूरी नहीं है क्योंकि उसके पास एक खूबसूरत घर है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं और उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है। आयरिस ने यह भी बताया कि जब उसका बेटा मर गया था तो उसको खोने का दर्द उसके दिल से कभी नहीं गया और अगर रिचर्ड जेल चला गया तो वो अपनी बेटी और बीवी कभी नहीं देख पाएगा और ये सोचते हुए उसको बहुत दर्द होगा। आयरिस ने उसे कहा कि उसको सड़क के किनारे छोड़ दो क्योंकि वो पुलिस को बता नहीं सकती कि उसको किसने किडनैप किया था, क्योंकि वो रिचर्ड का असली नाम नहीं जानती और ना ही उसको उसका एड्रेस पता है। जिसके बाद आखिर में उसने वो बात कही जो रिचर्ड ने उसे पहाड़ पर बताई थी, टूटा हुआ होने का मतलब उम्मीद खत्म होना नहीं होता। रिचर्ड हंसा और कहा कि वो टूटा हुआ नहीं है और ये भी कहा कि उनका प्लान बदल गया है। अब वो अपनी गाड़ी एक पहाड़ की तरफ ले गया। जब वो दोनों वहां पहुंचे, रिचर्ड ने आयरिस को बताया कि उसे अफसोस है कि उनका वक्त जल्दी खत्म हो गया है। उसी वक्त आयरिस ने इंजेक्शन उसके पैर में घुसा दी, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उसकी उंगलियां अभी भी काम नहीं कर रही थी। रिचर्ड हंसने लगा और कहा उसकी बॉडी में अभी जान नहीं आई। आयरिस ने उससे रोते हुए पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जब वो पहाड़ पर कूदकर अपनी जान दे रही थी तब रिचर्ड ने उसकी जान बचाई और अब उसे मारना चाहता है, तो रिचर्ड ने उसे बताया कि उसने आयरिस को जीने का एक चांस दिया ताकि वो खुद को महसूस करे और फिर उसने उसको तोड़ दिया। ये सुनकर आयरिस चीखने लगी। रिचर्ड ने अपना चाकू हाथ में लिया और आयरिस को बांधकर बोट की तरफ ले जाने लगा, जबकि आयरिस चीखने की कोशिश कर रही थी। जब रिचर्ड बोट को तैयार कर रहा था, आयरिस ने उसकी बेल्ट में एक चाकू देखा। रोते हुए आयरिस ने उससे कहा कि उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है, उसे अपने बेटे का खिलौना चाहिए जो उसकी जेब में है। जब रिचर्ड ने उसे रोते हुए देखा तो उसकी आखिरी ख्वाहिश मान गया।
जैसे ही वो आयरिस के पास आया, आयरिस ने चाकू निकाला और उसकी गर्दन में घुसा दिया, और उसके बाद आयरिस ने उसे नाव से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद बोट पानी से भर गई और आयरिस डूबने लगी। खुद को बचाते हुए वो किनारे पर आ गई और वहां उसने देखा कि रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। आयरिस ने उससे कहा थैंक यू, उसको जीना सिखाने के लिए और उसके दिल में जीने की चाहत दोबारा जिंदा करने के लिए, जिसके बाद वो वहां से चली गई। और कहानी इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।